जावा सीखने की सीरीज में चूंकि चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक हैं, तो हमको उनको धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ेगा। इसी की सीक्वेंस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक। हाउ जावा चेंज्ड द इंटरनेट, एप्लेट सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी एंड वाइट कोड। इन टॉपिकों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं बता दूं, ये डिस्कशन जो है ये इंट्रोडक्टरी लेवल का होगा, ये डिटेल में नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपस में, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो हमको, चूंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको इनका नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए। इसके आगे अगर रिक्वायरमेंट होती है तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। स्टार्ट करते हैं। अब ये देख लीजिए, ये हमारा सिलेबस, इसको हमने अभी तक टच नहीं किया है और आगे अभी 1-2 लेक्चर में करने वाले भी नहीं हैं। ये है हमारा, इसको हमने कवर कर लिया है और आज हम इसको पढ़ने की बारी है। इसके बाद जावा एंड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट थी पोर्टेबल प्रोग्राम्स। आपको पता होगा कि इंटरनेट से अलग अलग तरह के क्लाइंट जो हैं वो अलग अलग तरह के सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम वाले क्लाइंट जुड़ते हैं। तो वहाँ पे हमको ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत थी जो अलग अलग तरह के सीपीयू में भी एग्जीक्यूट हो सके सेम वे में। तो जावा ने इसको अचीव किया और इंटरनेट की वजह से ही जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फोरफ्रंट पे आया और एक सक्सेसफुल लैंग्वेज बना, पॉपुलर लैंग्वेज बना, वाइडली यूज्ड लैंग्वेज बना और इसके आज बहुत सारे यूजर हैं। ये वाइडली यूज हो रही है। तो जावा इंटरनेट की वजह से ही फोरफ्रंट पे आया और जावा की वजह से इंटरनेट में कुछ स्मार्ट चेंजेस हुए। उसकी प्रोग्रामिंग में, इंटरनेट की प्रोग्रामिंग में स्मार्ट चेंजेस हुए, उनके बारे में ही आज हमको जानना है। सबसे पहला टॉपिक है एप्लेट। एप्लेट एक स्पेशल टाइप के जावा प्रोग्राम होते हैं जो कि इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। ये इसलिए डिजाइन किए जाते हैं इंटरनेट पे ट्रांसमिट होने के लिए, और ये एप्लेट हमारे वेब ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब एप्लेट ऐसे जावा प्रोग्राम हैं जो इंटरनेट पे, नेटवर्क पे ट्रांसमिट होते हैं और हमारे जावा कंपैटिबल वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पे जावा कंपैटिबल वेब ब्राउजर होना मस्ट है। अगर वेब ब्राउजर जावा कंपैटिबल नहीं है तो ये रन नहीं होंगे। फिर इसके बाद, चूंकि अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं जो कि जावा के एप्लेट को कंटेन करता है, तो उस लिंक से हमारे सिस्टम पे ऑटोमेटिक एप्लेट डाउनलोड हो जाएगा और हमारे वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यह है इसकी वर्किंग। और एप्लेट आर इंटेंडेड टू बी स्मॉल प्रोग्राम्स। दे आर टाइपिकली यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा प्रोवाइडेड बाय सर्वर। जो एप्लेट है जावा का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, तो इसके बारे में हमको ये जानना है अब कि इसके यूजेस क्या हैं। तो इसके यूजेस हैं, जो डेटा हमारा सर्वर से प्रोवाइड किया गया है उसको यूजर को बेस्ट वे में दिखाना, डिजायर्ड वे में दिखाना, उसको फॉर्मेटिंग करके उसमें दिखाना, और इसके बारे में हैंडल यूजर इनपुट एंड प्रोवाइड सिंपल फंक्शन सच एज कैलकुलेटर। आपने यूज किया होगा सिंपल कैलकुलेटर, या कि बाइनरी टू डेसिमल कैलकुलेटर, डेसिमल टू बाइनरी कैलकुलेटर। इस तरह के कैलकुलेटर अगर हम एप्लेट की मदद से बनाते हैं तो जो हमारी प्रोसेसिंग है वो क्लाइंट पे ही कंप्लीट होती है, और यूजर इनपुट को हैंडल करने के लिए भी एप्लेट का यूज होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि अगर हमारा कोई कैलकुलेटर है और उसकी प्रोसेसिंग सर्वर पे हो रही है, तो दिक्कत क्या है कि हम यहाँ से इनपुट देंगे, वो पैकेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद नेटवर्क पे फ्लो करेगा और सर्वर पे पहुंचेगा। सर्वर में पहुंचने के बाद सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा। हो सकता है वो वहाँ पे क्यूड हो जाए, और अगर क्यूड नहीं हुआ तो वहाँ पे उसको वेटिंग टाइम अगर नहीं लगा, कम रहा, तो जल्दी से रिस्पॉन्स करेगा सर्वर और वहाँ से फिर पैकेट के रूप में आएगा अलग अलग तरह के रूट से, और फिर हमारे यहाँ क्लाइंट पे आके वो शो होगा। तो इसमें ये टाइम टेकन प्रोसेस है। हो सकता है पैकेट लॉस हो जाए, हो सकता है कुछ और इशू हो जाए। तो इन सब चीज़ों को, और इससे एक और ड्रॉबैक ये है कि इससे सर्वर पे लोड पड़ता है प्रोसेसिंग का, नेटवर्क पे भी लोड पड़ता है और सर्वर पे भी लोड पड़ता है। तो इसी चीज़ों को, इन्हीं सब चीज़ों में एक अच्छा सोल्यूशन देता है हमको एप्लेट। ये जो है तो कैलकुलेटर जैसी प्रोसेस को, नॉर्मल प्रोसेस को लोकल ही प्रोसेस करता है, ये ना कि एग्जीक्यूट उसको लोकल ही कर देता है, ना कि सर्वर पे।
तो जो एप्लेट है इन एसेंस अगर हम कहें तो एप्लेट का जो मोस्टली यूज है वो होता है सर्वर से क्लाइंट में लोड को ट्रांसफर करने के लिए। मतलब सर्वर पे लोड ज़्यादा ना हो और वो छोटी छोटी चीज़ें हमारे क्लाइंट पे ही एग्जीक्यूट हो जाएं, इसके लिए इसका यूज होता है वाइडली। एप्लेट का जो इन्वेंशन था, एप्लेट का जो क्रिएशन था, उसने जावा प्रोग्रामिंग को बदल दिया, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट को साइबर स्पेस में फ्रीली ट्रांसमिटेबल बना दिया। वो एक जगह से एक नेटवर्क पे आ जा सकते थे। तो इससे इंटरनेट प्रोग्रामिंग में काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा। और एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी आपको जानने की ज़रूरत है कि पैसिव डेटा और एक्टिव डेटा क्या होता है, डायनेमिक डेटा क्या होता है। तो पैसिव इंफॉर्मेशन और डायनेमिक एक्टिव प्रोग्राम्स के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। पैसिव डेटा, अगर आप कोई ईमेल चेक कर रहे हैं या कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हैं, प्रोग्राम का सोर्स कोड डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो एक पैसिव डेटा है। और अगर हम एप्लेट की बात करें तो एप्लेट सेल्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होते हैं, तो ये एक डायनेमिक इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाए आपको कि जो हमारा ऐसा डेटा जो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल नहीं है, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नहीं है, तो वो हमारा पैसिव इंफॉर्मेशन है। और जो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम होते हैं वो हमारे डायनेमिक प्रोग्राम है। इसके बाद एज डिजायरेबल एज डायनेमिक नेटवर्क प्रोग्राम्स आर दे आल्सो प्रेजेंट सीरियस प्रॉब्लम्स। अब चूंकि एप्लेट अगर हम किसी ऐसे लिंक पे क्लिक कर देते हैं जो कि एप्लेट कंटेन करता है, तो वो हमारे सिस्टम पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा और अपने आप वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो एप्लेट्स हैं उनसे हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, हमारे सिक्योरिटी रिस्क आ सकते हैं। हो सकता है एप्लेट हमारे लोकल फाइल सिस्टम को डैमेज कर दे या हमारी प्राइवेसी को डैमेज कर दे। तो ये चीज़ें जो हैं ये सीरियस प्रॉब्लम है अगर हमारे एप्लेट डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं और उनको सिस्टम के रिसोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम जावा में नहीं है। जावा के डेवलपर्स ने इसमें बहुत अच्छे से इसको समझा और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया। इसका सॉल्यूशन जो है उसको हम बाइट कोड टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि इसका कैसे सॉल्यूशन किया गया है। और जावा वर्चुअल मशीन की जो वर्किंग है उससे ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। हम क्या करते हैं कि जो हमारा एप्लेट है उसके एग्जीक्यूशन को सीमित कर देते हैं, कन्फाइन कर देते हैं, तो उसको कभी भी सिस्टम के रिसोर्स अपने से अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं मिल पाता है, तो वो किसी तरह से डैमेज अटैक नहीं कर सकता। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जावा वर्चुअल मशीन की वर्किंग के बारे में और ये एप्लेट की वर्किंग, कैसे सिस्टम रन होता है जावा वर्चुअल मशीन पे कोई भी प्रोग्राम, ये चीज़ें हमको पढ़नी है यूनिट 5 में। लेकिन अब चूंकि ये स्टार्टिंग में भी हमको जानना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं और इसको हम यूनिट 5 में भी पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। अब जैसा कि आपको पता है जब आप कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं तो आप एक रिस्क ले रहे होते हैं। जो आप प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हैं उसमें वायरस, ट्रोजन हॉर्स, अदर हार्मफुल कोड हो सकता है। और ये कोड हार्मफुल होते हैं तो हैं, लेकिन क्यों होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि अब ये हार्मफुल कैसे होते हैं। तो ये जो मैलिशियस कोड होते हैं ये हमारे सिस्टम को डैमेज इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनको हमारे सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाता है। सिस्टम रिसोर्सेज का अनऑथराइज्ड एक्सेस मिलने की वजह से ही ये मैलिशियस कोड हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचा पाते हैं, हमारे फाइल सिस्टम को। और जितने भी तरह के पासवर्ड वगैरह, जितने भी अलग अलग तरह के हार्म्स होते हैं वो हमारे सिस्टम को पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वायरस प्रोग्राम माइट गैदर प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट बैलेंस, पासवर्ड बाई सर्चिंग कंटेंट्स ऑफ लोकल फाइल सिस्टम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाई सर्चिंग योर लोकल फाइल सिस्टम, मतलब अगर कोई वायरस को लोकल फाइल सिस्टम का एक्सेस ही ना मिले तो वो ये सब चीज़ें लीक नहीं कर सकता, वो सब चीज़ें गैदर नहीं कर सकता है। तो इन ऑर्डर फॉर जावा इनेबल एप्लेट टू बी डाउनलोडेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर सेफली, इट वॉज नेसेसरी टू प्रिवेंट एन एप्लेट फ्रॉम लॉन्चिंग सच एन अटैक। अब चूंकि इंटरनेट पे जावा के एप्लेट डाउनलोड होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं, तो इनको सेफली एग्जीक्यूट हो, ये किसी तरह के अटैक लॉन्च ना कर पाए, इसके लिए एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी कि हम इन एप्लेट को रोक पाएं जिससे कि ये इस तरह के अटैक ना करें।
तो जावा अचीव्ड दिस प्रोटेक्शन बाय कन्फाइनिंग एन एप्लेट टू जावा एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट एंड नॉट इंक्लूडिंग इट एक्सेस, नॉट अलाउइंग इट एक्सेस टू अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो जावा में इसको अचीव कैसे किया गया है? जावा में इसको अचीव किया गया है इस तरह से कि जो जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट है, एप्लेट के एग्जीक्यूशन को वहीं पे सीमित कर दिया गया है और इसको नॉट अलाउ कर दिया गया है, मतलब नॉट अलाउइंग इट एक्सेस टू अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर को एक्सेस करने की परमिशन इसको नहीं है, ये केवल जावा एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट पे ही रन होगा। तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि जब हमारा जो एप्लेट है वो केवल जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट में ही रन होगा, तो उसको सिस्टम रिसोर्सेज का एक्सेस ही नहीं मिलेगा, तो इस तरह के अटैक वो नहीं कर पाएगा। इसको और डिटेल में थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा जब हम बाइट कोड पढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोर्टेबिलिटी। Portability is major aspect of the internet because there are many different type of computer and operating system connected to it। अब जो कि इंटरनेट मैं शुरू से बताते आ रहा हूं अब तक, तो आपको याद भी हो गया होगा कि जो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट थी वो पोर्टेबिलिटी थी, क्योंकि वहां पे अलग अलग तरह के कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम इससे जुड़े हुए होते हैं। तो जो जावा के प्रोग्राम है, इस जावा के प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन करना था कि वो वर्चुअली किसी भी कंप्यूटर पे रन हो सके जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए ऐसे तरीके की जरूरत थी कि हमको ऐसा कोई तरीका मिले, हम ऐसे कोई मेथड यूज करें जिससे जो हमारा प्रोग्राम है अलग अलग तरह के सिस्टम में भी एग्जीक्यूट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अपलेट द सेम अपलेट मस्ट बी एबल टू डाउनलोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय वाइड वैरायटी ऑफ सीपीयूज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लेट का ही केस ले लेते हैं। तो अगर एप्लेट हमारा इंटरनेट से डाउनलोड होकर हमारे वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है, तो एप्लेट का वर्किंग ऐसा होना चाहिए, एप्लेट ऐसा होना चाहिए, मतलब एप्लेट में इस तरह का फीचर होना चाहिए कि वो अलग अलग तरह के जितने भी इंटरनेट से सीपीयू जुड़े हुए हैं उनमें और वेब ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो पाए। अब इसके लिए हमको जो हमारी कन्वेंशनल लैंग्वेजेस थी जैसे C++, इसके अकॉर्डिंग हमको इनके अलग अलग वर्जन रखने पड़ते, एप्लेट के अलग अलग वर्जन रखने पड़ते अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए, जो कि इंटरनेट के केस में तो एक टाइम के बाद मैनेज करने योग्य ही नहीं रह जाता, वो अनमैनेजेबल बन जाता। तो फिर इसका एक और दूसरा रास्ता था कि सेम कोड मस्ट वर्क ऑन ऑल कंप्यूटर्स, जो सेम कोड है वही हमारे अलग अलग कंप्यूटर पे वर्क करे। या तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो रास्ते थे कि जो हमारे प्रोग्राम है जावा के वो इंटरनेट के हर क्लाइंट पे रन करें। तो उसके दो रास्ते थे, या तो हम उस प्रोग्राम के अलग अलग सीपीयू के अकॉर्डिंग उसके कोड रखें, एग्जीक्यूटेबल कोड रखें, और या तो फिर हम ऐसा कोई मेथड बनाए, ऐसा कोई सिस्टम बनाए जिससे सेम कोड ही वही कोड अलग अलग तरह के कंप्यूटर पे रन हो। देयर आर सम मीन्स ऑफ जनरेटिंग पोर्टेबल प्रोग्राम कोड वाज नीडेड। तो वहां पे इसी कारण से जो पोर्टेबल प्रोग्राम का कोड था, पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल कोड वाज नीडेड, उसकी आवश्यकता थी। यही कारण था कि जावा में पोर्टेबिलिटी के फीचर उन डेवलपर्स ने दिए। और ये जावा पोर्टेबिलिटी गेन कैसे करता है मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, और हो सकता है आपको अब समझ में भी आ गया होगा, चीजें आपस में बहुत इंटरलिंक हैं। पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जावा वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट वो वर्क कैसे करता है, ये सब चीजें हम अभी नेक्स्ट में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। बाइट कोड वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब हम उसी पे चलने वाले हैं, बाइट कोड पे। नेक्स्ट है सर्व बाइट कोड। ये जावा की जान है, मैं इसको कह सकता हूं, अगर मेरे हिसाब से कहा जाए तो ये जावा की जान है। बाइट कोड क्या होता है? तो बाइट कोड आउटपुट ऑफ जावा कंपाइलर इज नॉट एग्जीक्यूटेबल कोड। जैसे सी और C++ का जो कंपाइलर का आउटपुट होता है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, लेकिन जावा के केस में ऐसा नहीं है। जावा के केस में जो जावा का कंपाइलर जो कंपाइल करने के बाद आउटपुट देता है वो एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं होता, बल्कि वो एक बाइट कोड होता है। बाइट कोड क्या है? तो बाइट कोड इज हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय जावा रन टाइम सिस्टम विच इज कॉल्ड जावा वर्चुअल मशीन। तो जो बाइट कोड है वो एग्जीक्यूटेबल कोड होने के बजाय वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि एग्जीक्यूट किया जाता है जावा रन टाइम सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन, JVM। In essence, the original JVM was designed as interpreter of bytecode.
हम कह सकते हैं कि जो JVM है वो बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है एग्जीक्यूटेबल कोड में। तो ये चीजें हैं। इसके बाद दिस में come a bit surprise since many modern languages designed to be compiled into executable code because of performance concerns। देखिएगा यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो मैनी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो कंपाइल करने के बाद जो उनका आउटपुट होता है एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। और मैं बताता हूँ क्यों होता है। क्योंकि अगर हम अपने सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करते हैं किसी बीच के कोड में, जैसे कि बाइट कोड में, और उसके बाद फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड में, अगर उसको रन टाइम पे करते हैं तो हमारी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। जितनी डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड हमारा रन होगा उतने अच्छे से बाइट कोड हमारा रन नहीं होगा। इसलिए जो मैनी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, कई मॉडर्न लैंग्वेजेस, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड में उनका कंपाइल होती हैं। हाउएवर अब चूंकि जावा जो था इंटरनेट और पोर्टेबिलिटी जैसी चीजें इसमें रिक्वायर्ड थी, तो इसकी कुछ कंस्टेंट्स थे जिसको उसको फॉलो करना ही था। इसलिए जावा के केस में जो JVM है वो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। जो बाइट कोड है, बाइट कोड की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं जो हमको वेब बेस्ड प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि पोर्टेबिलिटी और वेब बेस्ड प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी। इस तरह की चीजें हमारी बाइट कोड की वजह से सॉल्व हो जाती हैं। अब हम वो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होती हैं। तो translating a Java program into bytecode makes it much easier to run a program in wide variety of environment because only JVM needs to be implemented for each platform। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम जावा के सोर्स कोड को किसी बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो हमको अलग अलग तरह की इन्वायरमेंट में इसको रन करना इजी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग तरह की इन्वायरमेंट के लिए हमको केवल JVM इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मतलब जावा वर्चुअल मशीन को हम अलग अलग तरह के CPU के लिए डिजाइन करेंगे, लेकिन वो जो वर्चुअल मशीन है वो सेम बाइट कोड को अलग अलग तरह के सेम बाइट कोड को समझ पाएगी, जिससे हमारे जो प्रोग्राम है वो अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में रन हो पाएंगे। Once a runtime package exists for a given system, any Java program can run on it. Remember, although the details of the JVM will differ from platform to platform, but all understand the same Java bytecode। वही अगर हमको इंटरनेट पे अब जावा के साथ क्या किया गया कि जावा की वर्चुअल मशीन को हमने अलग अलग तरह के CPU, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन कर दिया, लेकिन वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म उनकी डेफिनेशन डिफर कर सकती है। JVM की जो डेफिनेशन है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिफर करेगी, लेकिन वो जो JVM है, जावा वर्चुअल मशीन है, वो सेम जावा के बाइट कोड को जावा के सेम बाइट कोड को इंटरप्रेट करेगा, जिससे जो हमारा सेम कोड है वही कोड वाइड वैरायटी ऑफ CPUs में, डिफरेंट तरह के CPUs में रन होगा। इफ अ जावा प्रोग्राम वर कंपाइल्ड टू नेटिव कोड, देन डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम प्रोग्राम वुड exist for each type of CPU connected to internet, as I explained earlier। अगर हम जावा के कोड को डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कोड में कंपाइल कर देते हैं, तो अगर हमको जावा के कोड को रन करवाना था अलग अलग तरह के CPU में, तो उस कोड को हमको अलग अलग तरह से CPU के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कंपाइल करना पड़ता, जो कि एक फीजिबल सॉल्यूशन नहीं था। दिस इज नॉट अ फीजिबल सॉल्यूशन। Thus, the execution of bytecode by JVM is easiest way to create truly portable program। यही रीजन था कि हम अलग अलग तरह के CPU के लिए कोड को कंपाइल करके इंटरनेट पे ट्रांसमिट करवाएं। उससे अच्छा एक ही बाइट कोड को अलग अलग तरह के जावा JVM इम्प्लीमेंट करके जावा के प्रोग्राम को पोर्टेबल बना दें। ये फिजिबल सोल्यूशन था और यही जावा के डेवलपर्स ने किया। In fact, a Java program executed by Java virtual machine also help it to make secure। अब जावा वर्चुअल मशीन के कॉन्सेप्ट के कारण जो प्रोग्राम थे वो सिक्योर बन गए, क्योंकि जावा वर्चुअल मशीन इज इन कंट्रोल और इट कैन कंटेन अ प्रोग्राम and prevent it from generating such type of attacks like virus, Trojan horse, damaging file system and erasing data। अब चूंकि जावा वर्चुअल मशीन हमारे कंट्रोल में है,
तो हम अपने सिस्टम के रिसोर्सेज के एक्सेस को हम कन्फाइन कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम सिक्योर बन जाते हैं। जावा वर्चुअल मशीन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब जावा वर्चुअल मशीन पे ही जावा का कोड रन हो रहा है तो उसको रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं मिलेगा और वो हमारे सिस्टम को डैमेज नहीं पहुंचाएगा। इस तरह से जावा के प्रोग्राम सिक्योर होते हैं बाइट कोड की वजह से और जावा वर्चुअल मशीन की वजह से। बाइट कोड की वजह से वो पोर्टेबल बनते हैं और वर्चुअल मशीन में रन होने के कारण वो सिक्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वलेट। ये सेम टू सेम एप्लेट की तरह ही है। हम इसको एप्लेट का डिफरेंट वर्जन कह सकते हैं, जो कि एप्लेट क्लाइंट पे वर्क करता है और ये सर्वर पे वर्क करता है। तो ये सर्वर पे वर्क करता है, ये एप्लेट के जैसा ही है। सर्वलेट इज स्मॉल प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स ऑन सर्वर। जस्ट एप्लेट डायनेमिकली एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ वेब ब्राउजर। सर्वलेट्स डायनेमिकली एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ वेब सर्वर। जिस तरह से हमारे जो एप्लेट होते हैं वेब ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसी तरह से जो सर्वलेट हैं वो वेब सर्वर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो जो सर्वलेट और एप्लेट का इन्वेंट हुआ जावा में जो इसके फीचर दिए गए, तो इससे क्लाइंट सर्वर का कनेक्शन एक्सपेंड हो गया, जावा वहां पे और ज्यादा यूज होने लगा। सर्वलेट आर यूज टू क्रिएट डायनामिकली जनरेटेड कंटेंट दैट इज देन सर्व टू द क्लाइंट। एज एग्जाम्पल, for an online store might be used to use a servlet to look at the price for an item in database। तो जो सर्वलेट हैं उनका जो यूज है वो डायनामिकली जनरेटेड कंटेंट के लिए किया गया। जैसे कि अगर हम कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ परचेसिंग करते हैं तो वहां पे हमारे डिलीवरी लोकेशन के अकॉर्डिंग वहां पे प्राइस का लिस्ट पूरा बिल जनरेट हो जाता है। तो इस तरह की चीजों को करने के लिए सर्वलेट का यूज किया जाता है। और फिर जो प्राइस इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है हमारे वेब ब्राउजर पे। अगर वहां पे भी हमको उसको अच्छे से फॉर्मेट करके अच्छे तरीके से दिखाना है तो हम एप्लेट का यूज कर सकते हैं। ऑल्दो डायनेमिकली जनरेटेड कंटेंट इज अवेलेबल थ्रू मैकेनिज्म सच एज CGI। जो डायनेमिकली जनरेटेड कंटेंट है उसको हम CGI से भी, कॉमन गेटवे इंटरफेस से भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वलेट है इनके केस में हमको कुछ और एडवांटेज मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। मतलब सर्वलेट के साथ हमको परफॉर्मेंस के साथ में कुछ एडिशनल एडवांटेज मिलते हैं। जैसे जो सर्वलेट है वो बाइट कोड में कंपाइल होता है और जावा वर्चुअल मशीन में एग्जीक्यूट होता है, जिससे ये क्या हो जाता है, हाईली पोर्टेबल हो जाता है। मतलब सेम सर्वलेट अलग अलग तरह के डिफरेंट सर्वर इन्वायरमेंट में रन होगा। केवल रिक्वायरमेंट है वहां पे कि जो सर्वर है वो जावा वर्चुअल मशीन को सपोर्ट करता हो और सर्वलेट कंटेनर को सपोर्ट करता हो। मतलब सर्वलेट के साथ हमको डायनामिकली जनरेटेड कंटेंट, सर्वर की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और उसके साथ में हमको ये सर्वलेट पोर्टेबल होते हैं। मतलब एक ही सर्वलेट अलग अलग तरह के सर्वर पे सेम वर्क कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है अगेन हमारा सिलेबस। इसमें हमने आज डिस्कस कर लिया है इन चीज़ों को। एप्लेट, सर्वलेट, बाइट कोड जैसी चीज़ें हमने, पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जैसी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम मल्टी थ्रेडिंग और ओप, बज़वर्ड ऑफ जावा के नाम से ये वीडियो होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जावा के जो डेवलपर्स थे उन्होंने जावा को डेवलप करते टाइम किन किन चीज़ों को हाई प्रायोरिटी पे रखा और जिसमें उन्होंने ज़्यादा काम किया, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ जावा। तो आई थिंक आपको जो चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो समझ में आई होंगी। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए, फिर से देखिए। और नोट्स की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए यही डिटेल्ड नोट्स इसी तरह के, इसी को PDF बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपके पास हमेशा रहेगा। आप जब चाहें इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल में जाना है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको PDF मिलेंगे, हर वीडियो के नोट्स मिलेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। जावा के डेवलपर ने जिन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखा उसके बारे में, रोबोस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर, न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस एंड डायनेमिक जैसे छोटे छोटे टॉपिक, इनके बारे में भी हम जानेंगे। फिर इसके बाद इवोल्यूशन जावा देखेंगे, जावा का इवोल्यूशन देखेंगे।
तो ठीक है, अब मैं इसको एंड करता हूँ यहीं पे, और आप टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।